पंडित दीनदयाल जी का स्मरण करने के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय संचालक महेश्वर जी, क्षेत्रीय संचालक, प्रांत संचालक आदरणीय शंकरलाल जी, मेरे सहयोगी और भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष प्रभात जी, यहाँ के रेवेन्यू मिनिस्टर ऊर्जा मंत्री राजेंद्र शुक्ल जी, यहाँ उपस्थित आदरणीय मंत्री अग्रवाल जी, हमारे आदरणीय सांसद सभी विधायक, दीनदयाल शोध संस्थान के सभी सम्माननीय पदाधिकारीगण और उपस्थित भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी हुई कि आज के इस कार्यक्रम में शरीक होने का मौका मुझे मिला। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विचार दर्शन और उनका जीवन हम सब कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणादायी है। स्वाभाविक रूप से उनके विचारों के आधार पर आगे भविष्य में चलने का हमारा सबका प्रयास रहता है। और दीनदयाल जी के विचार दर्शन पर अपने जीवन में प्रत्यक्ष कृति के द्वारा कार्य करने वाले कोई दृष्टा पुरुष अगर थे तो स्वर्गीय नाना जी थे। उन्होंने दीनदयाल जी के साथ कार्य करने का मौका मुझे उनको मिला और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर उनके सामाजिक और आर्थिक चिंतन को अपनी प्रेरणा का आधार बनाकर प्रत्यक्ष कृति के द्वारा उन्होंने जो कार्य खड़ा किया वो हम सबके सामने है। नाना जी अनेक दिनों तक राजनीति में थे और राजनीति से संन्यास लेकर उसके बाद में उन्होंने अपने जीवन को समर्पित भाव से समाज की सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के इस प्रभावी आंदोलन के रूप में जो कार्य चल रहा है उस कार्य को समर्पित किया। मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति का सही अर्थ स्वर्गीय नाना जी ने हिंदुस्तान के राजनीतिज्ञों को बताया है। राजनीति को लोक नीति, बृहत्तर राजनीति या कुछ लोग धर्म नीति कहते हैं। राजकारण को समाज कारण या राष्ट्र कारण कहते हैं। स्वर्गीय नाना जी ने जो हम सबके सामने जो कार्य किया है दीनदयाल जी से प्रेरणा लेकर, वो कार्य जो राजनीति का सही अर्थ है समाज कारण, विकास कारण, जिससे राष्ट्र कारण हो रहा है, उसी के साथ जुड़ा हुआ है। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि राजनीति में कार्य करने वाले हर कार्यकर्ता ने पहले समाज कारण करना चाहिए और फिर सत्ता कारण करना चाहिए। दुर्भाग्य से सत्ता कारण ही राजकारण है। इस संकल्पना को सबको राजनीति में विश्वास होने के कारण हम समाज कार्य को भूल रहे हैं और इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विचार दर्शन और नाना जी ने किया हुआ ये आदर्श कार्य, ये दोनों भी मेरे जैसे अनेक छोटे कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और इसलिए मुझे जब अध्यक्ष होने का मौका मिला तब लगातार मैं आग्रह से ये कह रहा हूं
politics is an instrument of socio-economic reform. राजनीति ये सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का प्रभावी उपकरण है और इसलिए मेरे सहकारियों को और मेरे एमपीज को बार बार आग्रह से मैं कहने का प्रयास करता हूं कि आप एक विकास प्रकल्प, सेवा प्रकल्प या संस्कार प्रकल्प चलाइए। आपके छोटे छोटे कार्य के कारण समाज में गुणात्मक परिवर्तन होगा और देश की प्रगति होगी और विकास होगा। हम सब लोग भविष्य में सुखी, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली हिंदुस्तान के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा हम सब लोग कहते हैं। और 1947 के बाद आज तक की स्थिति में करीब 63 साल का समय बीता है और इस 63 साल के समय में बहुत बड़ी बड़ी बातें हमने की है, कुछ काम भी किया है और उसके बावजूद भी आज देश की जो मौजूदा स्थिति है वो बहुत चिंता करने लायक है। हमारे प्लानिंग कमीशन में 5 कमेटी बनी थी जिन्होंने देश के आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया। तेंदुलकर कमेटी, सक्सेना कमेटी, सेनगुप्ता कमेटी, वर्ल्ड बैंक और रशियन बैंक ऐसी 5 कमेटियां बनी थी और मोटे तौर पर उन्होंने जो निष्कर्ष सरकार को दिए हैं वो बहुत ही चिंताजनक है। उन्होंने कहा है कि इस देश की 90% आबादी ऐसी है कि जिनका प्रतिदिन इनकम $2 से कम है, यानी 90 रुपए प्रतिदिन से भी कम है। 90% आबादी। आगे उन्होंने ये कहा है कि 50% आबादी ऐसी है कि जिनका रोज का इनकम 20 रुपए प्रतिदिन से कम है। आप मुझे बताइए कि 20 रुपए प्रतिदिन कमाएंगे, अगर 50% आबादी अगर देश की है तो गरीब लोग कैसे जी सकते हैं? देश में गरीब होते जा रहा है। 10 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। युवाओं की बेरोजगारी निरंतर बढ़ रही है और गांव की ओर से बड़े प्रमाण पर शहरों की तरफ लोगों की दौड़ लगी हुई है। जो हमारी लोक संख्या है, जनसंख्या है, उसमें गांवों की संख्या दिन ब दिन कम हो रही है और शहरों की संख्या बहुत बढ़ रही है। एक तरफ शहरों में झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों की संख्या बढ़ रही है, लोग रास्ते पर रहने लगे। मुंबई जैसे शहर में लोग रास्ते पर रहते हैं, गटार बह रहा है, उसके ऊपर झोपड़ी बनाकर रहते हैं, पर गांवों से सब लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं। अभी भी हमारे ध्यान में नहीं आ रहा कि ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है। एक तरफ दुनिया के धनवान लोगों के लिस्ट में हिंदुस्तानियों के नाम भी झलक रहे हैं और दूसरी ओर किसानों की आत्महत्या करने के लिए भी देश में हमारा नाम दुनिया में पहुंच रहा है। एक तरफ जगह चौक है, बड़े बड़े मार्केट खुल रहे हैं, मॉल्स खुल रहे हैं और दूसरी तरफ रोटी नहीं खा सकते ऐसी आबादी की संख्या बढ़ रही है। आखिर इसका कारण क्या है? यह देश गरीब नहीं है। We are a rich nation with a poor population. हम एक धनवान देश के गरीब नागरिक हैं और इसका कारण क्या है ये उसी समय हम समझेंगे अगर हम नानाजी और दीनदयाल जी के विचार दर्शन का और कार्य का अगर अध्ययन करेंगे तो हम समझ पाएंगे। मैं जापान में गया था और उस समय हमारे मुख्यमंत्री जी को और मुझे प्रसिद्ध उद्योगपति ने जापान के भोजन के लिए बुलाया था।
भोजन करने के पहले उन्होंने मुझे पूछा कि आपके हिंदुस्तान के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं वो पूरे दुनिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्या उनके शरीर में कोई मैथमेटिक्स की चीज है कि पूरे वर्ल्ड में वो इतने अच्छा काम कर रहे हैं? तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने तुरंत उनको कहा कि हमारे देश के केवल इंजीनियर होशियार नहीं है, तो देश के अगर अमेरिका में आप जाओगे तो 10 अच्छे डॉक्टर अगर देखोगे तो उसमें से 4 डॉक्टर भारतीय हैं। ऐसा कहते कहते मैंने अपने देश की महत्ता के बारे में उनको जानकारी बताना शुरू किया। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारा इतिहास और सब बातें बताते समय जैसे वनडे क्रिकेट में कोई अच्छा खिलाड़ी एक के पीछे एक छक्के चौके मारता था, वैसे मैं बोल रहा था। 99 रन निकले और उन्होंने मेरी विकेट डाली। उन्होंने ऐसा गुगली बॉल डाला कि मैं उसको खेल नहीं सका। मैंने पूछा कि मिस्टर गडकरी, when you have everything, then why your country is poor? आप जिसका वर्णन कर रहे हो सब कुछ अगर आपके पास है तो आपका देश गरीब क्यों है? देश के बाहर इस सवाल का जवाब देना बहुत कठिन है। एक बार मुझे किसी ने हमारे यहाँ पूछा था तो मैंने उसको जवाब मजाक में एक शेर में दिया था, तो मैंने मजाक में उसको कहा था कि एक शेर था, इधर गधे उधर गधे सब तरफ गधे गधे, अच्छे घोड़ों को नहीं है घास और गधे खाए चौवन घास। तो लोग समझ गए कहने का अर्थ क्या है। तो देश के बाहर तो कुछ बोलना कठिन था। तो मैंने उनको कहा योर फूड इज वेरी नाइस। तो उन्होंने कहा नो नो नो, फर्स्ट यू टेल मी व्हाई योर कंट्री इज पुअर। आपका देश गरीब क्यों है पहले बताओ। और जब मैं नहीं बता रहा था तो उसने जो बात कही वो मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता। उसने कहा यू आर ए रिच नेशन विद ए पुअर पॉपुलेशन, और इसका कारण कोई है तो आपका प्रबंधन गलत है, नीति गलत है। भूखमरी, गरीबी, महंगाई, इन्फ्लेशन, किसानों की आत्महत्या, जो रास्ते में गरीबी है, खाने के अनाज नहीं इसका संबंध किसी व्यक्ति की जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से नहीं है। मैं बार बार हमारे लोगों को कहता हूं दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड बैड गवर्नेंस। गलत आर्थिक नीति और भ्रष्ट प्रशासन के साथ में जुड़ा हुआ है। हमारी पॉलिसी गलत है। पैसे की कोई कमी नहीं है देश में, कुछ भी काम बिन पैसे नहीं हो सकता। आप मेरे ऊपर इसलिए विश्वास रखिए कि मैंने 8,000 करोड़ के काम किए थे और 5 करोड़ सरकार के पास थे, तो 4,000 करोड़ मैंने कैपिटल मार्केट से लोगों से खड़े किए और 8,000 करोड़ के काम 2.5 साल में पूरे हो गए। तो मुझे पैसे का कभी प्रॉब्लम नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। मैं तो बीजेपी का अध्यक्ष बना इसलिए मैंने छोड़ दिया है। तो जादू जानता हूँ मैं कि 1 रुपए भी जेब में न होते हुए 10,000 करोड़ का भी टोटल बढ़ाऊंगा उसका एक्सपोर्ट मुझे पता है। पैसे की कमी नहीं है, नॉलेज की कमी नहीं है, विज्ञान तंत्र विज्ञान की कमी नहीं है। कभी कहा एक नई गाड़ी अगर आपने खरीदी हुई है, मर्सिडीज गाड़ी है, सब अच्छी है, उसका इंटीरियर अच्छा है, कुशन अच्छा है, ऑटोमेटिक है, सब कुछ है, ऑटोमेटिक बढ़िया ई क्लास, पर ड्राइवर अगर चलाने वाला ठीक नहीं होगा तो एक्सीडेंट होगा, गाड़ी चल नहीं सकती। कारण के पास हम कभी गए, जो बात विद्या जी कहते थे उसके तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। एक ने कहा हुआ एक अच्छा उदाहरण मुझे याद आता है कि बरसात के दिन में गाड़ी बहुत जोरों से चल रही थी, जिसको वो स्टीम इंजन लगा था, कोयला डालकर पानी डालकर वो गाड़ी इंजन था, वो चलता था, सब डीजल और इलेक्ट्रिक था। और गाड़ी जब जोर से चल रही थी, बहुत जोरों से बरसात हुई
और इतनी बरसात हुई कि जो रेल की पुलिया थी उसके ऊपर से भी पानी बह रहा था तो गाड़ी रुक गई। बरसात चल रही थी। आगे 4-5 घंटे होने के बाद बरसात रुकी। जो बाढ़ की लेवल थी पानी वो कम हुआ और रेल की जो है दिखने लगी कि अब गाड़ी चलेगी। लोगों को लगा कि अब तो पानी नीचे चला गया। तो वो इंजन के ड्राइवर के पास आया, उसने कहा कि आप गाड़ी चलाओ, मैं हमको जाना है घर पर। 5-7 घंटे हमारे चले गए। तो इंजन ड्राइवर ने जवाब दिया कि ऊपर पानी है, नीचे पानी है, सामने पानी है, सब जगह पानी पानी है। पर गाड़ी के इंजन में जो शुद्ध और स्वच्छ जल चाहिए वो टंकी लीकेज थी। तो 5-7 घंटे में वो पानी लीकेज था। तो स्टेशन आने वाले गाड़ी फिर जो पानी सब रह गया, तो गाड़ी आगे जा नहीं सकती। टंकी में स्वच्छ और शुद्ध जल नहीं होगा तो इंजन चल नहीं सकता। गाड़ी है, डब्बे है, एयर कंडीशन डब्बे है, रेल है, पटरी है, पुलिया है, सब कुछ है। और इंजन के टैंक में शुद्ध और स्वच्छ जल नहीं है तो गाड़ी चल नहीं सकती। और इसलिए हमारे यहाँ 47 के बाद अनेक विचारों के बारे में मतभेद तय की। समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवादी 3 विचारों के बारे में विशेष रूप से चर्चाएं चलती थी। कुछ लोग कहते थे कि हम समाजवादी है, कुछ लोग कहते हैं हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं और कुछ लोग साम्यवाद की विचारधारा का समर्थन करते हैं। मुझे मौका मिला कि मैं 25 देशों में घूमकर आया हूं, काफी विदेशों का दौरा कर चुका हूं। रशिया में गया था, चीन में गया था, बहुत देशों में गया। अब तो वे साम्यवाद की बात वहां नहीं करता, पर सही में जो विचारधारा थी आस्वादिक विचारधाराओं का कोई रिन्यूअल से दे रहा है आर्थिक नीति के साथ। क्योंकि जो नीतियों को लेकर हम चल रहे थे वो नीतियां ही अयशस्वी हुई है और इसलिए गांव, गरीब, मजदूर, किसान की हालत यह है कि वो भूखा मरा है और एक तरफ टावर्स खड़े हुए हैं, टावर्स, बड़े बड़े टावर खड़े हुए और एक के पीछे ऐसे टावर भी ऊपर से देख रहा हो। इधर गांव गरीब आदमी को खाने की रोटी 58,000 करोड़ रुपए का अनाज बढ़ता है और लाखों करोड़ों लोगों को खाने की रोटी में भूखे मर रहे हैं। ये स्थिति क्यों पैदा हुई? इसका कारण जो हमने वैचारिक दिशा लेकर जो प्लानिंग किया था वही गलत है। सरकार ने होटल्स बोले, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री बने, दृष्टा थे, कवि थे, बहुत अच्छे, उनकी कविताएं, उनके लेख बहुत सुंदर हैं। एडवेंचर इन हिमालयस, उनकी किताब बहुत सुंदर है। उन्होंने अपनी बेटी को, इंदिरा गांधी को लिखे हुए पत्र जो लेखक बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर हिंदी और अंग्रेजी में उन्होंने लिखा हुआ है। उनका मेरा बचपन ये तो कभी भूल नहीं सकता, इतना सुंदर लेख है। और पंडित नेहरू जी जो सपने देख रहे थे उसमें रशिया का उनके ऊपर बहुत प्रभाव था और उस समय साम्यवाद और समाजवाद के बीच में विचार लेकर उन्हें तय किया कि देश उसी मार्ग से चलेगा। होटल्स होने सरकार ने, स्टील फैक्ट्रीज को, रेलवे, पावर प्रोजेक्ट सब सरकार और सरकार ने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की। मुंबई यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, मैंने उनको कहा कि एक बार 47 के बाद 2005 साल तक पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में सरकार ने कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है। तो मैं अंदाज से मुझे बता कि 5,60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। सब सरकार अगर गोल्ड माइन की चर्चा की तो भी घाटे में चलती है। सरकार के द्वारा जो भी योजना चलाती है वो घाटे में चलती है। टेक्सटाइल भी घाटे में, पावर प्रोजेक्ट
आर्टिस्ट जाने हैं, स्टील इंडस्ट्री का है, क्योंकि सरकार ने कोई प्रायोरिटी पक्की नहीं थी। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो नागपुर से मुंबई ट्रकॉल करता था तो 600 रुपये लगते थे, मेरे बड़े मुंबई रहती थी। तो मेरे मित्र के बड़े स्टेट बैंक में मैनेजर थे, तो जब बैंक में चले जाते तो उसके घर में चुपचाप जाकर बोल रहे थे मुंबई ट्रकॉल में बात करते थे, क्योंकि फुकट में बात मेरे को 600 रुपये लगते थे। आज 40 पैसे में बात कॉम्पिटिशन में हवाई जहाज का टिकट 8,000 रुपये था, 2100 रुपये का। मोर कॉम्पिटिशन, मोर बेनिफिट टू द रूरल पीपल। पर हमारे माइंड शेकर में ऐसी बातें बैठी थी कि सब बातें सरकार करेगी। मुझे बता रहे थे कि सीमेंट कॉन्क्रीट के रोड आपने बनाए, वो 28 लाख रुपए किलो देकर सरकार बनाए 1.5 करोड़। अब सीमेंट कॉन्क्रीट के रोड आपने क्यों बनाए? 28 लाख रुपए उनको क्यों पैसा कहा जाता है? और इसमें और अच्छी बात होगी कि आजकल सीमेंट में जो पावर प्रोजेक्ट में जो फ्लैट क्षेत्र में 35% कॉन्क्रीट में डालते हैं, तो उससे सीमेंट और मजबूत होता है। हमारे मन में ये सीमेंट बिल्डिंग क्यों गिरी? क्योंकि उसमें ऐश मिला है, इसलिए सीमेंट खराब है, इसलिए बिल्डिंग गिरी। समुद्र में अगर ब्रिज बनता है, पुल बनता है, तो उसमें फ्लैश यूज की जाती है। मुझे मौका मिला कि हिंदुस्तान में जिनका बिल्डिंग रिकॉर्ड में मेरा नाम लिखा गया, सबसे ज्यादा कॉन्क्रीट का नाम मेरे हाथ से हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं पहुंचा। तो मैंने मंत्री था एक्सप्रेस हाईवे फ्लाईओवर काम किए, उस काम लिखा गया। मैंने प्रपोजल किया कि फ्लैश डालो, तो शायद और सस्ते हो सकते। एक तरफ पावर प्रोजेक्ट में जबलपुर में और आपके यहाँ जैसे फ्लैश के हीट लगे हुए हैं, पोल्यूशन हुआ है, और दूसरी तरफ जब उसके रोड बनते हैं तो कितना गरीबों को फायदा होगा। अनेक बातों ऐसे हैं कि जिसमें सरकार ने काम करने की कोशिश की और सरकार को सफलता नहीं मिली। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार दर्शन में ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि समाज में अगर काम किसी को करना है तो पहली बार समाज में जो शोषित हुए दलित व्यक्ति है, जो आखिरी पंक्ति में खड़ा है, जिसके लिए रहने के लिए घर नहीं है, जिसके लिए खाने के लिए रोटी नहीं है, जिसके शरीर में कपड़ा नहीं है, उसको भगवान बनकर उसकी सेवा निरंतर करते रहे। और जिस भी उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान तीनों बात देती जाएगी, तब हम समझेंगे कि हमारा कार्य पूरा होना है। बहुत अच्छा दीनदयाल जी के समाज के ऊपर उनके दीनदयाल जी के विचार दर्शन के मामले लिखे हुए हैं कि ये समाज किस प्रकार से निर्माण हो। अनेक विचारों के बारे में मतभेद तय की। समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवादी तीन विचारों के बारे में विशेष रूप से चर्चाएं करती थी। कुछ लोग कहते थे कि हम समाजवादी है, कुछ लोग कहते हैं हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं, और कुछ लोग साम्यवाद की विचारधारा का समर्थन करते हैं। मुझे मौका मिला कि मैं 25 देशों को घूमकर आया हूं, काफी विदेशों का दौरा कर चुका हूं। रशिया में गया था, चीन में गया था, बहुत देशों में गया। अब तो वे साम्यवाद की बात मैं नहीं करता, पर सही में जो विचारधारा थी, आस्वादिक विचारधाराओं का विभिन्न से देना आर्थिक वृद्धि के साथ, क्योंकि ये नीतियों को लेकर हम चल रहे थे, वो नीतियां ही अयशस्वी हुई है, और इसलिए गांव, गरीब, मजदूर, किसान की हालत यह है कि वो भूखा मर रहा है, और एक तरफ टावर्स खड़े हुए हैं, टावर्स, बड़े बड़े टावर खड़े हुए, और एक के पीछे ऐसे टावर के ऊपर से देख रहा हूं, इधर गांव गरीब आदमी को खाने के लिए रोटी 58,000 करोड़ रुपए का अनाज सरकार है, और लाखों
लाखों करोड़ों लोगों को खाने के लिए रोटी में भूखे मर रहे हैं। ये स्थिति क्यों पैदा हुई? इसका कारण जो हमने वैचारिक दिशा लेकर जो प्लानिंग किया था वही गलत है। सरकार ने होटल्स खोले, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री बने, दृष्टा थे, कवि थे, बहुत अच्छे, उनकी कविताएं, उनके लेख बहुत सुंदर हैं। एडवेंचर इन हिमालयस उनकी किताब बहुत सुंदर है। उन्होंने अपनी बेटी को, इंदिरा गांधी को लिखे हुए पत्र जो लेखक बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर हिंदी और अंग्रेजी में उन्होंने लिखा हुआ है। उनका मेरा बचपन ये तो कभी भूल नहीं सकता, इतना सुंदर लेख है। और पंडित नेहरू जी जो सपने देख रहे थे उसमें रशिया का उनके ऊपर बहुत प्रभाव था, और उस समय साम्यवाद और समाजवाद के बीच में विचार लेकर उन्हें तय किया कि देश उसी मार्ग से चलेगा। होटल्स खोले सरकार ने, स्टील फैक्ट्रीज को, रेलवे, पावर प्रोजेक्ट सब सरकार, और सरकार ने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की। मुंबई यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर ने मुझको कहा कि एक बार 47 के बाद 2005 साल तक पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में सरकार ने कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है। तुमने अंदाज से मुझे बताया कि 5,60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। सब सरकार अगर गोल्ड माइनिंग भी चलाती है कोई घाटे नहीं चलती। सरकार के द्वारा जो भी योजना चलाती है वो घाटे में चलती है। टेक्सटाइल भी घाटे में, पावर प्रोजेक्ट घाटे में, होटल्स जाने घाटे में, स्टील इंडस्ट्री घाटे में। क्योंकि सरकार ने कोई प्रायोरिटी पक्की नहीं थी। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो नागपुर से मुंबई ट्रेन करता था, वो 600 रुपए लगते थे। मेरी बहन मुंबई रहती थी, तो मेरे मित्र के बड़े स्टेट बैंक में मैनेजर थे, तो वो बैंक में चले जाते तो उसके घर में चुपचाप जाकर दोपहर को मुंबई ट्रेन में बात करते थे, क्योंकि फुटन में बात होती थी। मेरे को 600 रुपए लगते थे। आज 40% बात होगी। कॉम्पिटिशन में हवाई जहाज का टिकट 8,000 रुपए था, 2100 रुपए का था। मोर कॉम्पिटिशन, मोर बेनिफिट टू द पुअर पीपल कंज्यूमर्स। और हमारे माइंड सेटअप में ऐसी बातें बैठी थी कि सब बातें सरकार करेगी। मुझे बता रहे थे कि सीमेंट कॉन्क्रीट के रोड आपने बनाए, 28 लाख रुपए किलोमीटर में सरकार बनाएगी 1.5 करोड़। और सीमेंट कॉन्क्रीट के रोड आपने क्यों बनाए? 28 लाख में उनको क्यों पैसा कहा जाता है? और इसमें और अच्छी बात होती है कि आजकल सीमेंट में लोग पावर प्रोजेक्ट में जो फ्लैश निकल वो 35% कॉन्क्रीट में डालते हैं, तो उससे सीमेंट और मजबूत होता है। हमारे मन में ये सीमेंट बिल्डिंग क्यों लगे? क्योंकि उसने ऐश मिलाई, इसलिए सीमेंट खराब है, इसलिए बिल्डिंग लगे। समुद्र में अगर ब्रिज बनता है, पुल बनता है, तो उसमें फ्लैश यूज की जाती है। मुझे मौका मिला कि हिंदुस्तान में गिनका बुक ऑफ इंडियन रिकॉर्ड में एक बार नाम लिखा गया कि सबसे ज्यादा कॉन्क्रीट का नाम मेरे हाथ से हुआ, मुझे कुछ समझ कर नहीं पहुंचा। तो मेरे मंत्री का तो एक्सप्रेस हाईवे फ्लाईओवर काम किए, उसका नाम लिखा गया। मैंने कंपल्सरी किया कि फ्लैश डालो, तो शायद और सस्ते हो सकते। एक तरफ पावर प्रोजेक्ट में जबलपुर में और आपके यहाँ जैसे फ्लैश के हीट बने हुए हैं, पोल्यूशन हो रहा है, और दूसरी तरफ जब उसके रोड बनते हैं तो कितने गरीबों को फायदा होगा। अनेक बातों ऐसे हैं कि जिसमें सरकार ने काम करने की कोशिश की और सरकार को सफलता नहीं मिली। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार दर्शन में ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि समाज में अगर काम किसी को करना है तो पहली बात समाज में जो शोषित पीड़ित दलित व्यक्ति है, जो आखिरी पंक्ति में खड़ा है, जिसके लिए रहने के लिए घर नहीं है, जिसके लिए खाने के लिए रोटी नहीं है, जिसके शरीर पर कपड़ा नहीं है, उसको भगवान मानकर हम उसकी सेवा निरंतर करते रहे।
और जिसकी उस व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान तीनों बात देती जाएगी, तब हम समझेंगे कि हमारा कार्य पूरा होना है। बहुत अच्छा दीनदयाल जी के समाज के ऊपर उनके वहां दीनदयाल जी के विचारों के बात में लिखे हुए हैं कि ये समाज किस प्रकार से निर्माण हो। अनेक विचारों के बारे में बतौलेना चाहिए। समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवादी तीन विचारों के बारे में विशेष रूप से चर्चा करती थी। कुछ लोग कहते थे कि हम समाजवादी हैं, कुछ लोग कहते हैं हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं, और कुछ लोग साम्यवाद की विचारधारा का समर्थन करते हैं। मुझे मौका मिला कि मैं 25-30 देशों में घूम कर आया हूँ, काफी विदेशों का दौरा कर चुका हूँ। रशिया में गया था, चीन में गया था, बहुत देशों में गया। अब तो वे साम्यवाद की बात वहां नहीं करता, पर सही में जो विचारधारा थी, आस्वादी विचारधाराओं का विभिन्न से देना आर्थिक नीति के साथ, क्योंकि ये नीतियों को लेकर हम चल रहे थे, वो नीतियां अयशस्वी हुई है, और इसलिए गांव गरीब मजदूर किसान की हालत यह है कि वो भूखा मरा है, और एक तरफ टावर्स खड़े हुए हैं, टावर्स, बड़े बड़े टावर खड़े हुए, और एक के पीछे ऐसे टावर के ऊपर से देख रहा हूं, इधर गांव गरीब आदमी को खाने की जरूरत नहीं। 58,000 करोड़ रुपए का अनाज पड़ता है, और लाखों करोड़ों लोगों को खाने के लिए रोटी में भूखे मर रहे हैं। ये स्थिति क्यों पैदा हुई? इसका कारण जो हमने वैचारिक दिशा लेकर जो प्लानिंग किया था वही गलत है। सरकार ने होटल्स खोले, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री बने, दृष्टा थे, कवि थे, बहुत अच्छे, उनकी कविताएं, उनके लेख बहुत सुंदर है। एडवेंचर इन हिमालयस, उनकी किताब बहुत सुंदर है। उन्होंने अपनी बेटी को, इंदिरा गांधी को लिखे हुए पत्र जो लेखन रॉबर्ट्स, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर हिंदी और अंग्रेजी में उन्होंने लिखा हुआ है। उनका मेरा बचपन, ये तो कभी भूल नहीं सकता, इतना सुंदर लेख है। और पंडित नेहरू जी जो सबने देख रहे थे, उसमें रशिया का उनके ऊपर बहुत प्रभाव था, और उस समय साम्यवाद और समाजवाद के बीच में विचार लेकर उन्हें तय किया कि देश उसी मार्ग से चलेगा। होटल्स खोले सरकार ने, स्टील फैक्ट्रीज को, रेलवे, पावर प्रोजेक्ट सब सरकार, और सरकार ने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की। मुंबई यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर ने मुझको कहा कि एक बार 47 के बाद 2005 साल तक पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में सरकार ने कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है, तो मैं अंदाज से मुझे बता कि 5,60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। सब सरकार अगर गोल्ड माइन की चलाती है तो भी घाटे में चलती है। सरकार के द्वारा जो भी योजना चलाती है वो घाटे में चलती है। टेक्सटाइल भी घाटे में, पावर प्रोजेक्ट घाटे में, होटल्स डाले घाटे में, स्टील इंडस्ट्री घाटे में, क्योंकि सरकार ने कोई प्रायोरिटी पक्की नहीं की। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो नागपुर से मुंबई ट्रंकॉल करता था, वो 66 रुपए लगते थे, मेरे बहन मुंबई रहती थी। तो मेरे मित्र के बड़े स्टेट बैंक में मैनेजर थे, तो बैंक में चले जाते तो उसके घर में चुपचाप जाकर दोपहर को मुंबई ट्रंकॉल में बात करते थे, क्योंकि फुटन में बात होती थी। उनको 66 रुपए लगते थे। अनेक विचारों के बारे में बतौलेना चाहिए। समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवादी तीन विचारों के बारे में विशेष रूप से चर्चा करती थी। कुछ लोग कहते थे कि हम समाजवादी हैं, कुछ लोग कहते हैं हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं, और कुछ लोग साम्यवाद की विचारधारा का समर्थन करते हैं। मुझे मौका मिला कि मैं
25-30 देशों में घूमकर आया हूँ, काफी विदेशों का दौरा कर चुका हूँ। रशिया में गया था, चीन में गया था, बहुत देशों में गया। अब तो कोई साम्यवाद की बात यहां नहीं करता, पर सही में जो विचारधारा थी, आस्वादिक विचारधाराओं का कोई यूनिवर्स से देगा आर्थिक नीति के साथ, क्योंकि जो नीतियों को लेकर हम चल रहे थे वो नीतियां ही अयशस्वी हुई है और इसलिए गांव, गरीब, मजदूर, किसान की हालत यह है कि वो भूखा मर रहा है और एक तरफ टावर्स खड़े हुए हैं, टावर्स, बड़े बड़े टावर खड़े हुए, और एक के पीछे ऐसे टावर भी ऊपर से देख रहा हूं, इधर गांव गरीब आदमी को खाने की जरूरत नहीं। 58,000 करोड़ रुपए का अनाज पड़ता है और लाखों करोड़ों लोगों को खाने के लिए रोटी में भूखे मर रहे हैं। ये स्थिति क्यों पैदा हुई? इसका कारण जो हमने वैचारिक दिशा लेकर जो प्लानिंग किया था वही गलत है। सरकार ने होटल्स खोले, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री बने, दृष्टा थे, कवि थे, बहुत अच्छे, उनकी कविताएं, उनके लेख बहुत सुंदर है। एडवेंचर इन हिमालयस, उनकी किताब बहुत सुंदर है। उन्होंने अपनी बेटी को, इंदिरा गांधी को लिखे हुए पत्र जो लेटर टू रॉबर्ट्स, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर हिंदी और अंग्रेजी में उन्होंने लिखा हुआ है। उनका मेरा बचपन ये तो कभी भूल नहीं सकता, इतना सुंदर लेख है। और पंडित नेहरू जी जो सपने देख रहे थे उसमें रशिया का उनके ऊपर बहुत प्रभाव था और उस समय साम्यवाद और समाजवाद के बीच में विचार लेकर उन्हें तय किया कि देश उसी मार्ग से चलेगा। होटल्स खोले सरकार ने, स्टील फैक्ट्रीज को, रेलवे, पावर प्रोजेक्ट सब सरकार, और सरकार ने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की। मुंबई यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर ने मुझको कहा कि एक बार 47 के बाद 2005 साल में पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में सरकार ने कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है। तो मैं अंदाज से मुझे बताया कि 5,60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। सब सरकार अगर गोल्ड माइन की चलाती है तो भी घाटे में चलती है। सरकार के द्वारा जो भी योजना चलाती है वो घाटे में चलती है। टेक्सटाइल भी घाटे में, पावर प्रोजेक्ट घाटे में, होटल्स जाने घाटे में, स्टील इंडस्ट्री घाटे में, क्योंकि सरकार ने कोई अपनी प्रायोरिटी पक्की नहीं की। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो नागपुर से मुंबई ट्रेन करता था, वो 600 रुपए लगते थे। मेरे बहन मुंबई रहती थी तो मेरे मित्र के बड़े स्टेट बैंक में मैनेजर थे, तो बैंक में चले जाते तो उसके घर में चुपचाप जाकर बोल रहे थे मुंबई ट्रेन में बात करते थे क्योंकि फुटन में बात उनको 600 रुपए लगते थे। किचन बड़ा करना था, लोग खाना बहुत खाते थे घर में, तो मैंने कहा किचन बड़ा करो, तो मेरे घर का पिलर ऊपर बेडरूम के बीच में आ गया, मुझे घर भी बांध नहीं, कोई समझता नहीं ये कंस्ट्रक्शन का। एक्सप्रेस हाईवे बना, फ्लाईओवर बना, सब बने, मुझे कोई मतलब नहीं, इसका कोई संबंध नहीं है। आपको सब बातें आनी चाहिए, इसकी जरूरत नहीं। आपकी स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति है, देश समाज के लिए काम करने की आपके मन में इच्छा है और संवेदनशीलता है। पैर में जब पत्थर चुभ जाता है तो वेदना होती है। दूसरों का दुख देखकर हमारे आंखों में आंसू नहीं आते होंगे तो क्या काम है इंसान। महाराज ने कहा मैं केवल अपना नहीं हूं, सब मेरे अपने हैं। उन्होंने भी अपनी पत्नी, 2 बच्चे, संस्कार में रेफ्रिजरेटर, कलर टीवी और 800 स्क्वायर फीट का फ्लैट ये जीवन में सपना देखा। पूरा समाज मेरा घर है, क्या पंथ, धर्म, भाषा किसी का विचार न करते। क्यों थे? कहाँ के रहने वाले थे? कौन सी भाषा बोलने वाले थे? क्या लेना था उनको यहाँ के लोग? हमारे यहाँ उधर में कौन सा वाशिक गाँव, वहां
वहाँ का इतिहास, वहाँ के गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ, कहाँ से कहाँ गए और उन्होंने इतना अच्छा बड़ा कार्य किया। एक नाना जी होते तो इतना काम होगा, तो 1000 नाना जी हो गए तो देश बदल जाएगा। इच्छा है की थोर महात्मे होऊन गेले चरित्र त्यांचे महाराजा, आपण त्यांच्या समान व्हावे हात साधे होत जा। जो बड़े लोग होकर गए हैं उनका चरित्र का अध्ययन करना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेकर उनके जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। यही सही विचार है। पंडित दीनदयाल जी ने नाना जी को प्रेरणा दी, दोनों को डॉक्टर हेडगेवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने प्रेरणा दी और जो संस्कार किए वो देशभक्ति के संस्कार किए, सामाजिक दायित्व के संस्कार किए, देश और समाज के लिए समर्पित भाव से काम करने के संस्कार किए। अपने जीवन को उन्होंने समाज और देश के लिए समर्पित किया और समाज के परिवर्तन की, सामाजिक आर्थिक विचार की नई सोच अपने विचार दर्शन से और कृति से समाज के सामने रखी। आपके और मेरे जैसे जो नई पीढ़ी के लोग हैं उस विचार को एक मिशन के रूप में स्वीकार करके निरंतर इस कार्य को आगे लेकर जाएंगे और काम करते जाएंगे। वो सही में दीनदयाल जी को और नाना जी को सही श्रद्धांजलि होगी। मुझे लगता है कि आप सब बड़े अच्छे नसीबा हैं कि आपको ऐसे सानिध्य में यहाँ जाने का मौका मिला है और जो प्रेरणा दी है उसके आधार पर आपके हाथ से उत्तरोत्तर नाना जी का आशीर्वाद आप सबके पीछे ये कार्य करता रहेगा और आप इससे प्रेरणा लेकर आप में से अच्छा कार्य करता तैयार होंगे। मैं पूछ रहा था कि आपकी क्या चिंता है। मैं चिंता कहता हूँ कि कोई भी चिंता नहीं करना। आप जब कोई अड़चन आती है, चाहे कितनी भी बड़ी हो और चाहे जो कुछ भी आपके पास हो, आप मुझे याद करिए। मैं आपके संकल्प के साथ पूरी शक्ति के साथ खड़ा होगा। जिस विचार में मुझे जो क्षमता दी है, गुणविल दिया है, बहुत बड़ा है और उसमें कोई कमी नहीं है। आपको जो भी कमी आती है कभी भी आइए। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री की काम की घोषणा करना और करना की जरूरत नहीं है। तो जो भी आपको लगता है चिंता मत करिए, पहली बार पूरे दिल से काम करिए। जहां आपको लगता है आपको जरूरी है तो ये द्रौपदी की थाली मेरे पास है, मैं तैयार बैठा। जब भी आए तो मुझे बताओ, हम सब आपके पीछे खड़े हैं। ये कार्य निरंतर ऐसा ही चलता रहेगा और नाना जी और दीनदयाल जी का वो विचार केवल एक जिले तक नहीं तो हिंदुस्तान के गांव तक करीब करीब के घर तक पहुंचेगा। यही कार्य हम सबको मिलकर करें। यही आपको शुभेच्छाएं। धन्यवाद।